Hello everyone, we have a question from topic gravitation. This question I received from Abhinav. Question says, if a person with a spring balance and a body hanging from it goes up and up in an aeroplane, then the reading of the weight of the body as indicated by the spring balance will go increasing, go decreasing. First increases and then decreases, remain same. तो चलिए क्वेश्चन को पहले समझते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोई पर्सन अपने साथ एक स्प्रिंग बैलेंस को लेके जा रहा है जो हैंगिंग कर रहा है एरोप्लेन के सीलिंग से, और वो एरोप्लेन ऊपर जा रहा है। तो इस सिचुएशन में वो एक्सेलरेट करते हुए ऊपर जाएगा। मे बी ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, तो इस सिचुएशन में रीडिंग जो होगा वो उस बॉडी का क्या होगा, मतलब स्प्रिंग बैलेंस का, वो इंक्रीज करता रहेगा। लेकिन जब वो ज़्यादा हाइट पे जाएगा तो यहाँ पर जी का वैल्यू तेज़ी से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, तो इसका वेट में कमी आएगा। ठीक है, तो देखते हैं पहले सिचुएशन। अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस इनर्शियल फ्रेम में लगा हुआ है, जो फ्रेम एक्सीलरेट नहीं कर रहा होता है, तो उस फ्रेम में वेट जो ऑब्जेक्ट का रहेगा टाइम के साथ उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा। अगर ये इसका मास m है तो इसका वेट mg होगा, और ये देगा इसका टेंशन ही मेजर करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन किसको संभाल के रखा है, mg को। ठीक है, तो यहाँ पर टेंशन जो होगा वो mg होगा, और यही टेंशन इस स्प्रिंग बैलेंस को रीडिंग देगा। ये तो एक्चुअली में वेट देगा, लेकिन ये रीडिंग इस तरह से अरेंज किया रहता है जो हमको किलोग्राम में ही इसका मेजरमेंट बताता है। लेकिन जब कोई भी लिफ्ट में हो या कोई एक्सेलरेटिंग फ्रेम जैसे एरोप्लेन असेंडिंग कर रहा है, तो इस सिचुएशन में एक्सेलरेशन अगर ऊपर हो रहा है तो सूडो फोर्स नीचे लगेगा, जिसके कारण इसका वेट बढ़ जाएगा। मान लेते हैं ये केबिन है ट्रेन का, इसका प्लेन का। ठीक है, तो इसमें स्प्रिंग बैलेंस लगा हुआ है और ये इसका केबल है, और ये mg इसका नीचे की तरफ लगेगा, और टेंशन यहाँ क्रिएट होगा, और ये टेंशन इधर स्प्रिंग के अपोजिट में लगेगा। इसी टेंशन के कारण इसमें रीडिंग आएगा। अगर इसको एक्सेलरेटिंग फ्रेम में हम मान लेंगे तब क्या होगा, तो mg तो नीचे लग ही रहा है। अब एक सूडो फोर्स भी लगेगा जो फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, क्योंकि फ्रेम का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a से है, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, नीचे की तरफ लग। तो यहाँ पर हमारा जो एरोप्लेन है ए एक्सेलरेशन से इंक्रीज कर रहा है। मे बी ये एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग हो और या कांस्टेंट हो। कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ एरोप्लेन हमारा असेंडिंग कर रहा है। तो ये फ्रेम जो होगा नॉन इनर्शियल हुआ, एक्सेलरेटिंग फ्रेम हुआ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हम सूडो फोर्स लगाएंगे। सूडो फोर्स काम करेगा, सूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन में अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और ये इक्वल होता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तब इस सिचुएशन में हमारा टेंशन का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर जो टी डैश होगा वो हो जाएगा आपको रियल वेट mg बिना एक्सेलरेशन के। लेकिन जब फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है तो सूडो फोर्स भी उसमें ऐड होगा। तो अब यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जी का वैल्यू भी थोड़ा थोड़ा डिक्रीज होगा, लेकिन इसका जो डिक्रीज है वो छोटा है ए के एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड से, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के जी का वैल्यू जो मतलब ये टोटल वैल्यू जो रहेगा वो इंक्रीज ही करता रहेगा
विद चेंज इन पोजीशन। तो यहाँ पर फाइनली टी डैश जो होगा वो इंक्रीज करेगा बिकॉज ये हैव ग्रेटर वैल्यू। ठीक है, नेट सम जो है इन दोनों का मिला के एम जी के सम से ये टी डैश जो है वो ग्रेटर ही रहेगा ड्यू टू ग्रेटर वैल्यू ऑफ ए। लेकिन जब ज़्यादा एल्टीट्यूड मिल जाएगा तब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है बहुत हद तक घटना शुरू हो जाएगा। वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से घटकर हमारा 1.66 तक जाता है। चलिए इस बात को समझते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो जी का वैल्यू एल्टीट्यूड बढ़ने पर कितना कम होता है। नियर अर्थ सरफेस पर जी का वैल्यू होता है gm/r²। अगर यही चीज़ अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तब फॉर्मूला हमारा हो जाएगा gm/r+h का होल स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आगे gm/r² इंटू 1+h/r का होल स्क्वायर। और यहाँ पर जो टर्म है हमारा ये नथिंग बट g है, तो इसको हम लिख सकते हैं g डैश को अब लिख सकते हैं g डिवाइडेड बाय 1+h/r का होल स्क्वायर। h क्या है? एल्टीट्यूड ऑफ फ्लाइट और एरोप्लेन फ्रॉम द ग्राउंड। ये नियरली होता है 9600 किलोमीटर टू 10,500 किलोमीटर तक इसका जाता है। तो हम चूज कर लेते हैं 9600 किलोमीटर को और r को 6400 किलोमीटर ले लेते हैं और g को 10 ले लेते हैं। तो इसको फाइनली लिखेंगे हम 9600 और रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर। किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको मिल रहा है 10 डिवाइडेड बाय 1+800 कट गया, 16 4 जा और 16 6 जा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/4 का होल स्क्वायर, जो कि लिखा जाएगा 10 इंटू 16 हो जाएगा। नीचे वाला 416 बनेगा और नीचे में 10 इंटू 10 रहेगा। तो हम देख पा रहे हैं जिस एल्टीट्यूड पर उसका प्लेन का वेलोसिटी कांस्टेंट रहना है वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है 1.6 मीटर पर सेकेंड। तो हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकेंड नियर अर्थ सरफेस था और वो घट के कांस्टेंट स्पीड आने पर उसका एक्सेलरेशन इतना आ जाता है। आप सोच सकते हैं जी का वैल्यू कितना ज़्यादा घट गया। तो अब इस सिचुएशन में जो हमारा टी बराबर mg+ma था, यहाँ पर g में जो डिक्रीमेंट हुआ वो a के इंक्रीमेंट या कांस्टेंट है उससे मान लेते इंक्रीमेंट ही हुआ, लेकिन थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ होगा, तो ये बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है टी का वैल्यू फाइनली क्या होगा? डिक्रीज होगा। टी का वैल्यू क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो पहले टेंशन इंक्रीज किया, फिर बाद में टेंशन डिक्रीज किया। तो अब चलते हैं ऑप्शन को देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन decreases. Hi everyone, if you find this video good for you, you may subscribe or share with your friend. Thank you for watching.